नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि पिछले हफ्ते किस तरीके से सियासी भूचाल था। एनसीपी टूट गई और ये कहा जाने लगा कि ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में हो गया है। और महाराष्ट्र का मामला अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन बिहार से भी कुछ धुआं उठने लगा है। इस बात की चर्चा होने लगी है कि बिहार में भी इसी प्रकार से, यानी महाराष्ट्र की तर्ज पर वहाँ पर आरजेडी टूट सकती है, नीतीश की पार्टी टूट सकती है। और इन हवाओं को बल मिला है जो सुशील मोदी हैं उनके बयान से। और ये कहा गया कि कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। क्या है पूरा मामला, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से। डॉक्टर साहब, आपका अनुभव क्या कहता है बिहार को लेकर? आज नीतीश को हो क्या गया? पिछले 2013 में गड़बड़ की, हम नेशनल एग्जीक्यूटिव में वहीं था, मैं भोजन पे बुला के और ऑल ऑफ ए सडन ये कह दिया मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी आज तक किसी ने नहीं किया होगा। उसके बावजूद भी बड़ा दिल दिखाया बीजेपी के लोगों ने, मोदी जी ने, और उनको सरकार में 14 का इलेक्शन बिना उसकी सपोर्ट के हम जीते और वो शायद 2 जीत पाए थे। तो बिहार में हमारा अपना काम है, आज से तो नहीं है। हमारा काम कर्पूरी ठाकुर के टाइम भी उप मुख्यमंत्री हमारे थे, कैलाशपति मिश्रा। हमारे ठाकुर प्रसाद जी, रविशंकर जी के पिताजी उद्योग मंत्री रहे। संविध सरकारों में 67 में हम रहे। नीतीश से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो एक भ्रष्टतम व्यक्ति, जिसको खुद वो भ्रष्ट कह रहे हैं, जिसको जेल भेजने में अभी भी ललन सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसकी शिकायत पर एक केस दर्ज हुआ है। जो भूमि करप्शन का नया वो रूप आया है। नकद लेके नौकरी लगवाते थे, इन्होंने ज़मीन लेके लगवाई और उन ज़मीनों के सबसे बड़े मॉल बनाए। नाबालिग बच्चे थे, इसलिए शायद पीछे एफआईआर में नाम नहीं आया था, वो आ गया परसों। नहीं तो आपको क्या लगता है अब इस मुद्दे पर जो है सरकार गिर सकती है नीतीश कुमार की? अगर नीतीश में कोई नैतिकता बची हुई है, मेरे हिसाब से बची हुई होनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो जयप्रकाश जी का असर था। जिस आदमी ने परिवारवाद का हमेशा विरोध किया और अपने बच्चे को राजनीति में नहीं आने दिया, किसी रिश्तेदार को उसने उतना, केवल जातिवादी तो है वो, कुर्मियों को बढ़ावा देने के लिए लगा रहता है। बाकी मुझे उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती थी। फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, वोमेनाइजर नहीं है, और नेचुरल हमारे साथ। पर वो प्रधानमंत्री बनने की जो वो एक उत्कंठ इच्छा होती है ना, और जब लोग चढ़ाते हैं पीएम मटेरियल हो तो उसमें बहक जाता है आदमी। परंतु कल वो जो मुलाकात की उसने रघुवंश बाबू से, प्रसिद्ध पत्रकार हैं, वाइस डिप्टी चेयरमैन हैं राज्यसभा के, और उनको गाली दी थी जब वो नई संसद के उद्घाटन में वो उपस्थित थे। तो सारे लोग जेडीयू ने, आरजेडी ने, और कल उनका फोटो आज मैं अखबार में देखा, गुलदस्ता भेंट हो रहा है। क्या मायने निकाला जाए इसका? तो ये लगता है कि फिर से संबंध नॉर्मल करना चाह रहे हैं मोदी जी, क्योंकि भ्रष्ट आदमी के साथ बैठोगे, अगर जीबी रोड पर कोई घूमता मिले तो क्या शक जाएगा? बेशक वो बेरिंग खरीदने आया और नीचे से, पर गलत निगाह जाती है। तो नीतीश का लालू के साथ बैठना, लालू परिवार के साथ बैठना, उसको अपना जीवन का जो उसकी कमाई थी ना, जो उसकी एक प्रतिष्ठा थी अर्जित की हुई 30-40 साल की, वो ख़त्म कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप कह रहे हो कि संबंध नॉर्मल करना चाह रहे हैं, इसके तो 2 विकल्प हैं। अगर संबंध नॉर्मल करना है तो लालू की पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। लालू की पार्टी को छोड़ने का मतलब ये है कि आप जो विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार, और प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, तो उनको वो भी छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये कुछ पहले मीटिंग होते होते 23 को हुई, फिर शिमला में होनी थी, अब बेंगलोर में, वो भी शायद डेट कई बार बदली। इतनी देर में एनसीपी टूट गई। सबसे बड़ा पैरोकार कौन था जोड़ने वाला? चाणक्य, शरद पवार। शरद पवार ठिकाने लग गया। ममता को वो चोरों की पार्टी अधीर रंजन बोल रहा है। सीपीएम की सरकार कहाँ है? केरल में। उनका बयान क्या आया है कि यूसीसी पर कांग्रेस ढुलमुल है और हम मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। तो सेल्फ कंट्राडिक्टरी लोग हैं। बंगाल में सीपीएम कांग्रेस लड़ेंगे आपस में, मिल के लड़ें, ये उनकी अपील है। और केरल में आमने सामने लड़ें, ये चीज़ें कभी हुआ नहीं करती, ना होंगी। नीतीश को और समझ में आ जाएगी 17 तारीख कौन सी दूर है जुलाई की। ये जुलाई का महीना, जून जुलाई इस देश में हमेशा परिवर्तन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 75 में भी
यही कांड हो गए थे 79 में आते आते, यही कांड हो गए थे वीपी सिंह जब बने राजीव के खिलाफ। ये 2 महीने जो वर्षाकालीन है ना, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर टूट की बात करें तो टूट का खतरा लालू की पार्टी में ज़्यादा है या नीतीश की पार्टी में? नीतीश की में ज़्यादा, क्योंकि लालू का तो एक पारिवारिक और यादव वोट बैंक है। नीतीश का लीडरलेस पार्टी होती है नीतीश के हटने के बाद। इसलिए ये जो ईमानदार कुछ लोग जो बिहार थे उनको इकट्ठा किया था, वो ज़्यादा देर इकट्ठा नहीं रह सकते। उनको नेचुरली फिर बीजेपी में आना स्वाभाविक है। उनको ये भी खतरा लग रहा होगा कि अगर समझौते में चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के साथ तो सीटें गंवानी पड़ सकती हैं कुछ लोगों को। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो ख़त्म हो जाएगा ना। इसको तो क्या चस्का दे रखा है, तुम इलाहाबाद से चुनाव लड़ दो, फूलपुर से लड़ दो। सर्वे भी करा रहे हैं नीतीश को नेहरू वाली सीट पे लड़ो, तुम वीपी सिंह भी वहीं से लड़े थे। तो एक सपन लोक में जी रहे हैं। और तेजस्वी के नेतृत्व में ईमानदार जो बाकी लोग हैं वो क्यों बैठेंगे? वो बीजेपी में आना शुरू हो जाएंगे। ये निर्णय ले जुलाई में। नहीं तो जो सुशील मोदी सबसे प्रतिष्ठित जेपी आंदोलन के उन सिपाहियों में जिसकी इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं कर सकता, जिसको कोई वो कट्टर हिंदू नहीं कह सकता कि उसकी श्रीमती प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नर्स है और उसको पूरे मान सम्मान से रखा है। वो ओबीसी की राजनीति नहीं करता, वो ना अपनी जाति की राजनीति करता है, वो केवल ईमानदारी की राजनीति करता है। इसलिए सुशील ने कुछ कहा है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मायने है आखिरी, लेकिन का मित्र भी रहा है, दुश्मन आज है। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी कह चुकी है कि नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं। बिल्कुल कह चुकी है, पर राजनीति में क्या कुछ नहीं हो रहा है। शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजे हैं ना, और 10 दिन पहले तक भी क्या कह रहे थे। और अजीत पवार को हम क्या कह रहे थे, छगन भुजबल को हमने जेल में डाला था। तो ये राजनीति है, मजबूरियाँ चलती हैं, पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन है कई जगह। अगर 3 पार्टी हैं, उनमें 2 भ्रष्ट हैं, क्या करोगे आप? आज मान लो कुमार स्वामी और देवगौड़ा साहब अनुकूल लग रहे हैं हमें, प्रधानमंत्री का सम्मान तो करते ही थे, और प्रधानमंत्री ने एच डी देवगौड़ा को अपने बराबर में और सम्मान से बिठा लिया। आज स्टेटमेंट पॉजिटिव आ रही हैं। इसलिए राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन दोस्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात समझाई थी, वो द्वापर में, और ये भी कहा था कि कलयुग में इससे भी ज़्यादा। तो समय अनुकूल राजनीति करने से ही आप राजनीति कर सकते हैं। इसलिए आज रेवड़ियाँ बांट रहे हम दूसरों को कहते हैं, हमें भी करना पड़ रहा है। वो कह रहा है मैं 1500 रुपये महीना दूंगा, हमने कहा अभी 1000 दे रहे हैं, हम 3 करेंगे। तो इसलिए वो कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स भी रहेगी। राजनीति के अंदर शुद्ध साधु बन के नहीं चला सकते। तो योगी जी साधु होते हुए भी अगर यूपी को चला रहे हैं तो खुल के बोल रहे हैं ना कहीं समझौते करने भी पड़ते हैं। बिना समझौते भी सबको सीधा कर दिया, वो योगी है। ठीक है, परंतु योगी होना सबके बस की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिन्होंने बेबाकी से इस बात को स्वीकार किया कि द्वापर युग में जिस प्रकार से राजनीति श्री कृष्ण ने की थी, उसी प्रकार से राजनीति में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, समझौते करने पड़ते हैं, और राजनीति में कोई स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती। राजनीतिक लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं। इसलिए नीतीश कुमार अगर फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला लें या मोदी जी के साथ आकर खड़े हो जाएं तो इसके अंदर कुछ भी अचरज भरी वाली बात नहीं होगी। नमो इम्पैक्ट के लिए अतुल सिंघल की रिपोर्ट दिल्ली से।